Hello guys, welcome to Mark Study Circle. Today I am going to start Geography Current Affair which is important for UPSC and other exam. और मैं इस वीडियो में इम्पोर्टेंट डेक्लेरेशन इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए थे पिछले साल और डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स और आइलैंड जो कि न्यूज़ में थे उसके बारे में डिस्कस करूंगा वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिविसिमा आइलैंड। डिविसिमा आइलैंड जो लोकेटेड है ये आंध्र प्रदेश की जो कोस्टल एरिया है वहां पे लोकेटेड है। अगर हम इस डायग्राम से देखें तो ये वाला जो स्लाइड शो हो रही है ये आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसका मैप है और जो डिविस्मा आइलैंड है वो यहाँ पे स्थित है मछलीपट्टनम के पास। अगर हम गूगल मैप से देखें तो आपको दिखेगा कि डिविस्मा आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज लोकेटेड इन द कृष्णा रिवर एंड इट इज अ डेल्टा फॉर्म्ड एट पुलीगाड़ा वानी गाड़ा। तो वानी गाड़ा लोकेटेड है यहाँ पे। दूसरा क्या बोल रहा है, वेयर द कृष्णा रिवर डिवाइड इनटू टू बिफोर मर्जिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। तो अवानी गढ़ा से कृष्णा रिवर जो है यहाँ से दो पार्ट में वो डिवाइड होती है। एक पार्ट जो है वो निकलता है गुल्ला मोड़ा के आसपास से और दूसरा पार्ट जो मूव करता है वो निकलता है हमसला देवी के आसपास से। तो गाइस जो बीच वाला जो सारा एरिया है इसको बोल देते हैं डिविसिमा आइलैंड। नेक्स्ट इज एमेजोन रेन फॉरेस्ट। Amazon rainforest जो है इट इज द ब्रॉड लीफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है एंड लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका। अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया है 7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एंड इट इज द 60% ऑफ द वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट। एंड अगर हम कार्बन स्टोरेज की बात करें तो 86 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन जो है ये स्टोर करता है एंड 30% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज आर फाउंड हेयर। तो गाइस आप देख सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट पे। और इट इज आल्सो हेल्पफुल इन मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन गैस एब्जॉर्प्शन। अगर हम इस स्लाइड से देखें, अगर आप इस कंटिनेंट से देखें जो साउथ अमेरिका का जो कंटिनेंट है और जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट का जो बेसिन है, आप देख सकते हो कि टोटल 9 कंट्रीज से जो है ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट की जो ट्रिब्यूटरी है वो फ्लो कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हो बोलीविया हो गया, पेरू हो गया, एक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, वेनेजुला हो गया, गुआना हो गया, सुरीनेम, गुइना एंड ब्राजील। ये टोटल 9 कंट्रीज हैं जहां से जो अमेजोन रिवर जो है फ्लो कर रही है। और आप इसके डायरेक्शन देख सकते हो कि इसके डायरेक्शन जो है वो इस साइड है, ईस्ट साइड। नेक्स्ट इज, आगे हम बात करते हैं अमेजोन फंड की। तो अमेजोन जो फंड है इट इज स्टार्टेड बाय द रेड प्लस मैकेनिज्म। अगर हम रेड प्लस मैकेनिज्म की बात करें तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इस स्लाइड्स में आपको दिख रहा होगा कि इट शोज अस दैट कि इट वर्क फॉर द डिफोरेस्टेशन रिडक्शन एंड इट इज आल्सो वर्क फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये वाला जो सारा मैकेनिज्म है ये रेड प्लस मैकेनिज्म है एंड इसको जिसने स्टार्ट किया था वो था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका जो मेन काम है वो क्लाइमेट को मिटिगेट करना, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको मिटिगेट करना, जो क्लाइमेट में जो गैसेस वगैरह ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह उसको रिड्यूस करना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना और उसकी मैनेजमेंट करना, वो जो है वो रेड प्लस मैकेनिज्म का काम है। नेक्स्ट इज C40 इनिशिएटिव। जो C40 इनिशिएटिव जो है ये इसमें क्या है कि 96 जो वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट सिटीज हैं वो इसका पार्ट है। और इसका जो मेन काम है फॉर हेल्थियर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में से दिल्ली एनसीटी, बेंगलुरु चाइना, कोलकाता जो है इसका C40 का पार्ट है। अभी अभी डेनमार्क कोपेनहेगन में C40 मेयर समिट हुई थी जिसमें इंडिया के जो मेयर हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उन्होंने बोला कि दे विल फॉलो और दे विल फॉलो द पाथ ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट एट द लोकल लेवल। अगर हम और देखें तो ये वाली जो आपको कंट्री दिखाई दे रही है इट शोज द रेड प्लस मैकेनिज्म। और अगर हम इसमें देखें तो ये आपको शो कर रही है C40 कंट्री जो भी है। और रेड प्लस मैकेनिज्म में इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं है, बट इसमें C40 में जो है इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ द C40। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम मीटिंग की। तो ये जो मीटिंग थी इट वाज रिसेंटली हेल्ड इन मार्शन
आइलैंड। अगर आप मार्शल आइलैंड की बात करें तो ये आप देख सकते हो कि इट इज लोकेटेड इन दी पैसिफिक ओशियन। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये वाला जो आइलैंड शो हो रहा है ये पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, इन द नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन। और इट इज द फर्स्ट एंटायरली ऑनलाइन हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल इंटर गवर्नमेंट लेवल मीटिंग। ऑनलाइन का मतलब ये है कि all the system which was there in the Martian island, they are connected with all the government level, means वहां पे जितने भी कंप्यूटर यूज हो रहे थे वो आपस में कनेक्टेड थे, और मतलब हाई लेवल की मीटिंग थी जो कि क्लाइमेट चेंज पे हो रही थी। और नेक्स्ट इज लीडर एट द क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम हैव कॉल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट टू रेस ambition of their climate target by 2020 in order to reduce दी वार्मिंग बियॉन्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो इनका जो मेन काम था, इन्होंने वहां पे प्रण किया कि दे विल रिड्यूस द टेम्परेचर एंड दे विल नॉट increase the temperature beyond the 1.5 degrees Celsius. So they will reduce below 1.5 degrees Celsius temperature. एंड अगर हम CVF की बात करें, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम की, तो इट इज ए इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, डेवलपिंग कंट्री का कोऑपरेशन है जो कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको टैकल करती है। और ये स्टार्ट किया गया था मालदीव गवर्नमेंट की तरफ से, and it is also formed to increase the accountability of the industrialized nation for the consequence of the climate change। जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है जिन्होंने काफी, जिनके कारण क्या हुआ कि काफी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी करती है CVF। मतलब उस पे पूरा ध्यान रखती है कि वो कहीं लिमिट्स तो नहीं क्रॉस कर रहे हैं, जो भी लिमिट्स जो इंडस्ट्रियल्स को दी गई हैं कि इतनी गैसेस वो इंडस्ट्री से छोड़ सकते हैं, या लिमिट से अगर ऊपर तो नहीं जा रहे, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी जो CVF उसका ध्यान रखती है। अगर हम देखें अफगानिस्तान, नेपाल एंड भूटान जो है वो CVF का मेंबर है, एंड इंडिया जो है इट इज ओनली ए ऑब्जर्वर स्टेट, नॉट ए मेंबर, इट्स ओनली ए ऑब्जर्वर स्टेट। तो अब बात करते हैं गाइस क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क की। तो CTCN जो है इट इज द ऑपरेशनल आर्म ऑफ UNFCCC टेक्नोलॉजी का आर्म है। और जो इसको जो होस्ट करते हैं वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम और देखें CTCN के बारे में, तो ये क्या करती है, ये ट्रांसफर करती है साउंड टेक्नोलॉजी फॉर लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनको साउंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है जो कि होती है, जो कि लो कार्बन प्रोड्यूस करती हैं और जो क्लाइमेट रेजिलिएंट होती हैं, जिससे क्लाइमेट को नुकसान भी नहीं होता। CTCN क्या करती है, उन डेवलपिंग कंट्री को जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। एंड दीज आर आल्सो सीन एज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लाइमेट एडेप्टेशन and mitigation action and for achieving the ultimate objective of the UNFCCC। तो इसका जो मेन काम है वो क्लाइमेट को जो है उसके प्रॉपर तरीके को, जो क्लाइमेट में गैसेस वगैरह जो जा रही हैं उसको रिड्यूस करती है, मिटिगेट एक्शन लेती है, और जो भी ऑब्जेक्टिव UNFCCC का है उसको अचीव करती है। अगर हम UNFCCC के बारे में देखें तो इट इज ए इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी जो कि अडोप्ट की गई थी 9 मई 1992 एंड एट द समिट ऑफ अर्थ समिट जो रियो दी जनारियो में हुई थी 1992 में। एंड ये UNFCCC जो फोर्स में आया था वो आया था 1994 में। एंड जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करना, एंड जो एंथ्रोपोजेनिक जो इंटरफेरेंस है, जो मानव के द्वारा जो हमारे क्लाइमेट चेंज को नुकसान हो रहा है उस डेंजर को भी प्रिवेंट करना। तो इसका मेन काम ये है। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट की। तो इट इज अडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन FCCC, जो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बात की थी। और जो इसका जो मेन काम है, ये 6 एरिया में जो है ये फोकस करती है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग, पब्लिक अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन, पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन दिस इश्यूज। एंड जो ACE है it also calls on government to develop and implement educational and public awareness program। तो ये क्या करती है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को गवर्नमेंट को बुलाती है और उसको टेक्निकल, मैनेजरल, पर्सनल और अदर अवेयरनेस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए उनको रास्ता दिखाती है, और उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट चेंजेस और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है कि वो कैसे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकें। और इट इज आल्सो हेल्प
in promoting the public participation in addressing the climate change and its effect। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एक समिट भी हुई थी एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसको स्टार्ट किया था कोप 25 ने, और ये हुई थी चिली में, मैड्रिड में 2019। तो जो यूएन जो कोप 25 है, ये क्या है, इस स्लाइड्स में हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज जो है कि जो कॉन्फ्रेंस है, ये ईयरली हर साल इसको क्या होता है कि हर साल जो ये कॉन्फ्रेंस अटेंड होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को अटेंड करती है, और इट इज द अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ यूएनएफसीसीसी। और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है, ये मेनली डील करती है क्लाइमेट चेंज पे, एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मिड 1990, and it also negotiate in the Kyoto Protocol to establish legal binding obligation for developed country to reduce the greenhouse gases। अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट जो होगी COP 26, वो होगी जो वो होनी थी ग्लासगो में यूनाइटेड किंगडम में, बट ड्यू टू कोविड-19 क्या हुआ कि ये वाली जो कॉन्फ्रेंस थी, जो एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट वाली ये हुआ है, ये पोस्टपोन हो गई है अब। तो गाइस एक्चुअली क्या था कि जो ये 2019 में जो चिली में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी कोप 25 की, इसमें क्या हुआ कि चिली में उस टाइम पे काफी लोग जो थे प्रोटेस्ट पे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि ये वाली जो कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी, ये भी पोस्टपोन हो गई थी। तो आप ये देख सकते हो कि कैसे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था कि चिली की गवर्नमेंट ने वहां पे क्या किया कि वहां पे इन्फ्लेशन काफी बढ़ गई थी, और लोगों जैसे कि सबवे का और जो मेट्रो का काफी किराया बढ़ा दिया था, जिसके कारण लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि जो वो वाली जो समिट थी वो कैंसिल हो गई। तो इसको अब जैसे ग्लासगो में डिसाइड किया गया था कि 2020 में होना है, बट ड्यू टू कोविड-19 इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। बुरही दिहांग रिवर की, तो जो बुरी दिहिंग रिवर जो है, ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, और एक्चुअली क्या है कि ये फ्लो करती है फ्रॉम दी कोल बेल्ट एरिया एंड सम ऑयल फील्ड एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, एंड आल्सो फ्लो इन अरुणाचल एंड असम। अगर आप यहाँ से देखें तो आप देख सकते हो कि जो ब्रह्मपुत्रा है, ये वाली जो शो हो रही है, ये ब्रह्मपुत्रा शो हो रही है, आप देख सकते हो ब्लू कलर में। और ये बुरी दिहांग जो है, ये वाला, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। बाकी अदर ट्रिब्यूटरी जो है, दिबांग हो गया, सियांग हो गया, लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, और धनंसरी हो गया, तीस्ता हो गया, संकोश एंड मानस जो है, इसकी जो है ट्रिब्यूटरी है। आगे बात करते हैं उज्ज मल्टीपर्पज नेशनल प्रोजेक्ट की, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। उज्ज एक्चुअली क्या है कि उज्ज वहां पे रिवर फ्लो कर रही है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रावी। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि वहां पे एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उज्ज रिवर के पास। तो रिवर रावी जो है, सबसे पहले हिमाचल से फ्लो करती है, जो ओरिजिन होता है हिमाचल के पास होता है, उसके बाद ये पंजाब से होकर उसके बाद ये पाकिस्तान में जाती है। तो कुछ पार्ट जो कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, हम इसको यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये उज जो है न्यूज में था। तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो रिवर ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो शो हो रही है, ये है रिवर रावी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कठुआ के पास जो है उज रिवर जो है, वो यहाँ से फ्लो करती है, और इसका जो है ट्रिब्यूटरी रिवर रावी की है। आगे चलते हैं। कालेश्वर लिफ्ट प्रोजेक्ट जो है, इट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन द गोदावरी रिवर इन तेलंगाना, एंड इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो गाइस आप देख सकते हो कि कालेश्वर जो है, ये गोदावरी के पास लोकेटेड है, और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से वाटर को लिफ्ट करके ऊपर लाया जाता है हायर लेवल पे, और उसके बाद फिर इसको लो लेवल पे छोड़ा जाता है पानी को। तो इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिफ्ट प्रोजेक्ट है, तो ये काफी न्यूज में था। नेक्स्ट इज जैकरवाली डैम जो है, इट इज लोकेटेड इन द महाराष्ट्र, एंड इट इज बिल्ट अक्रॉस द गोदावरी रिवर। तो इसको गाइस यूज किया गया था इरिगेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इसको आपको एज इट इज याद करना होगा। सो नेक्स्ट इज बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी फंड। तो इसको स्टार्ट किया गया था बाय द यूएनएफसीसीसी पेरिस एग्रीमेंट की तरफ से इन 2015 में, और इसका जो मेन काम था टू रिजोल्व द इश्यू ऑफ द ट्रांसपेरेंसी। तो इसका जो इस फंड का मेन काम था कि जो भी प्रोजेक्ट यूएनएफसीसी के अंडर चल रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सोल्व किया जाए। अदर ऑब्जेक्टिव देखें तो इसका मेन काम जो है टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज एंड
टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट द प्रोग्रेस ऑफ द क्लाइमेट एक्शन। तो इसका जो मेन काम था कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उसमें ये चेक करना कि वहाँ पे क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्लाइमेट एक्शन कौन कौन से लिए जा रहे हैं अदर डेवलपिंग कंट्री में, उसको मॉनिटर करना और उसको उसकी रिपोर्ट बनाना, जो कि CBIT का ऑब्जेक्टिव है। अदर ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपेरेंसी लाना इन फाइनेंशियल हेल्प एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्टेड बाय द डेवलप्ड कंट्री टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री जो है, जो भी एक ट्रांसपेरेंसी और जो भी टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर हो रही है उसको चेक करना कि वो वाली टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्री को ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाती है और जितने भी फाइनेंशियल जो भी हेल्प होती है वो प्रोवाइड करती है। और अगर हम फंड की बात करें तो फंड इज सेट बाय द GEF and it is also supported by the other countries like US, UK, Canada and World Bank जो है वो also trustee of the GEF fund। अब GEF क्या है? GEF जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है एंड इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1992 में रियो अर्थ समिट में। और इसका जो मेन काम था जितने भी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हो रही हैं उसको सॉल्व करना। और GF जो है 183 कंट्रीज के साथ इसका जो पार्टनरशिप है और बाकी जितनी भी सिविल सोसाइटीज हैं उसके साथ भी इसका पार्टनरशिप है एंड अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भी इसका जो है पार्टनरशिप है। अगर हम GAEF की बात करें तो ये आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू दी अदर कन्वेंशन जो भी पिछले पास्ट टाइम में हुई थी, जैसा कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉमन डेजर्टिफिकेशन एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट एंड मिनीमटा कन्वेंशन ऑन मर्करी। तो ये जितने भी ये कन्वेंशन जो हुई है GEF उसको भी फाइनेंशियल मैकेनिज्म मतलब कि फाइनेंशियल एड उसको भी प्रोवाइड करती है और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको भी देखती है। तो GEF को जो है काफी बड़ा रोल है। आगे चलते हैं। अब गाइस बात करते हैं इंडिया के जितने भी परमानेंट स्टेशन है अंटार्कटिका में। आपको जैसे कि पता है कि अंटार्कटिका जो है अभी अंटार्कटिका ही आल्सो एक कंटिनेंट और वहाँ पे क्या है कि काफ़ी कंट्री ने ये पता लगाया है कि वहाँ पे काफ़ी ऑयल वगैरह और अदर गैसेस नेचुरल गैसेस अवेलेबल हैं, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोरेशन और अदर रिसर्च चल रही है। इसी के कारण इंडिया ने भी अपने काफ़ी वहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए अपने स्टेशन लगाए हुए हैं। तो हम उसी पे डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्टेशन वहाँ पे हैं इंडिया के। सबसे पहला था दक्षिण गंगा, जिसको नाम दिया गया था और इसका वो स्टेब्लिश किया गया था 1983 में ओवर द आइस शेल्फ इन द सेंट्रल ड्रोनिंग माउंट लैंड रीजन। अगर हम इस पिक्चर से देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लोकेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे लोकेट था हमारा दक्षिण गंगोत्री और दक्षिण गंगा। नेक्स्ट था, उसके बाद क्या हुआ कि स्टेशन को वहां से बंद कर दिया गया 1990 में, क्योंकि इट वाज ब्यूरिड अंडर द स्नो। एक्चुअली क्या हो गया कि वहां पे स्नो इतनी ज्यादा पड़ गई कि जो जितना भी हमारा जो एक्सप्लोरेशन था वो काफी दब गया था। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1988 में एक और मैत्री जो वहां पे स्टेशन था वो लगवाया था ऑन द आइस फ्री रॉकी एरिया ऑन दी स्खीर मैकर ओएसिस। ओएसिस क्या होती है? मतलब हाई लैटिट्यूड में, मतलब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो कि डेजर्ट एरिया होते हैं बट वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी होती है, तो कुछ उस टाइप का एरिया था। यहाँ पे ये मैत्री को 1988 में गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज भारती। भारती को कमीशन किया गया था 2012 में एंड इट इज लोकेटेड ऑन दी थोला फजोल्ड क्यूट बे ईस्ट ऑफ स्टोन्स पेनिनसुला इन एंटार्क्टिका and it facilitate year-round scientific research activity by the Indian Antarctic Program। तो अभी जो चल रहा है, जो भारतीय चल रहा है, और ये काफी न्यूज में भी था। और अदर न्यूज में एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, जैसे कि थावेर्स ग्लेशियर है वहां पे। एक्चुअली वहां पे क्या हुआ कि अगर हम थावेर्स ग्लेशियर की बात करें तो क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वहाँ पे जो जितने भी ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वाटर लेवल जो है वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर हम थावेर्स ग्लेशियर की बात करें तो इट इज अ ग्लेशियर इन अंटार्कटिका विच कंटेन एनफ वाटर टू रेज वर्ल्ड सी लेवल बाय मोर देन हाफ ए मीटर। मतलब इतना ज्यादा ग्लेशियर है कि ये पूरे वर्ल्ड सी लेवल को आधे मीटर तक हाई कर सकता है।
and Thawet is important for Antarctica as its slow ice behind it from freely flowing into the ocean. एंड अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफी ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक आइस माउंटेन में डिवाइड हो गए हैं, जिसके कारण वो पानी में फ्लोट कर रहे हैं। एंड रिसेंटली रिसर्चर ने वहाँ पे कुछ वार्म वाटर भी डिटेक्ट किया है, अभी वहाँ पे रिसर्च चल रही है। सो ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन में है, वी विल सी इन फ्यूचर। गाइस अब बात करते हैं फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव। एंड इसको स्टार्ट किया गया था बाय द यूएनईपी इन 2017 में। और इसका मेन काम क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ और पार्टनर के साथ एंगेज होना, ताकि हम 2030 में जो एसडीजी हमारे गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको अचीव किया जा सके। एंड अदर जो इसका एम है इज टू कोलिशन फॉर क्रिएशन टू फैसिलिटेट पॉलिसी डायलॉग और एनवायरमेंट इशू। इसका अदर मेन काम है जितने भी इन्वायरमेंट इश्यूज हैं, जहाँ की इन्वायरमेंट चैलेंजेस हैं, उसके लिए कौन कौन सी अप्रोच होनी चाहिए, उसके लिए कौन कौन से सोल्यूशन होने चाहिए, उसके लिए भी ये काम करते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एक्शन इनोवेशन चैलेंज। इसको स्टार्ट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसका मेन काम जो क्या है कि दिस challenge is a call to source high impact competitive innovative and scalable ideas on climate action that can be implemented local level, state level, UT and multi-purpose level। और इसका मेन काम है कि जितने भी इन्वायरमेंशन चैलेंजेस हैं उसको रिजोल्व करना। अगर हम देखें तो रिसेंटली एक मीटिंग भी हुई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कॉल फॉर प्रपोजल थ्रू द क्लाइमेट चेंज एक्शन एंड चैलेंजेस। तो गाइस इसका जो मेन काम है कि जितने भी चैलेंजेस क्लाइमेट एक्शन को सोल्व करने के लिए हमारे जो सामने चैलेंजेस आ रहे हैं उसको सोल्व करना। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, नेक्स्ट टाइम से एक प्रोजेक्ट तैयार करेगी और उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो वाला जो प्रोजेक्ट है उस क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग ही जो भी क्लाइमेट चेंज की जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं उसको सोल्व करेगी उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। गाइस अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका कि नाम है ब्राजीली डेक्लेरेशन। ये वाली जो डेक्लेरेशन है, ये तो नाम से पता चल रहा है कि ये ब्राजील जो है उस कंट्री में ये डेक्लेरेशन स्टार्ट हुई थी। तो आगे चलते हैं, ये डेक्लेरेशन क्यों हुई थी, इसका जो मेन काम था टू कंजर्व द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। अब पीटलैंड क्या होता है, पीटलैंड इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ द प्लांट मटेरियल, जैसा कि मोसेस हो गया, ह्यूमस हो गया, वास्कुलर प्लांट्स हो गया, that accumulated in a water saturated area and only partial decomposition due to absence of oxygen। तो पीटलैंड हमारे वर्ल्ड में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जैसे कि मोसेसिस हो गया, ह्यूमस हो गया, जो बचा कुचा जो पेड़ पौधे का बचा होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो पेड़ों का लीव्स हो गया, तो इसमें क्या होता है ह्यूमस, इसके कारण क्या होती है जब ये वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो ह्यूमस वहाँ पे प्रोड्यूस होती है और ये पूरी तरह डिकम्पोज नहीं होते बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। जहाँ पे डिफरेंट ऑक्सीजन की कमी होगी और जहाँ पे ये पार्शियल डिकम्पोज हो गए वहाँ पे पीटलैंड बनता है। तो इसकी इसलिए इसकी डेक्लेरेशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसका जो जो पीटलैंड है इट इज हाईली यूजफुल टू रिड्यूसिंग दी कार्बन। तो ये कार्बन को सिंक करते हैं, इसलिए पीटलैंड काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेक्लेरेशन जो साइन की गई थी वो साइन की गई थी बाय द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो मेन इसमें जो है इंडोनेशिया हो गया और साउथ अफ्रीकन कुछ कंट्री हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया ने इस पर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी वर्ल्ड में जो लोकेशन है, जैसे कि ये वाली जो लोकेशन है, ये शो कर रहा है कि जिन लोगों ने पीटलैंड डेक्लेरेशन जो थी ब्राजील डेक्लेरेशन को स्टार्ट किया गया था, और ये वाला कुवैत सेंट्रल रीजन इन कॉन्गो बेसिन वाला जो रीजन है ये शो कर रहा है पीटलैंड रीजन जो कि साउथ अफ्रीका में है। अदर हम देखें तो ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव ही है, इज एन एफर्ट मेड बाय द लीडिंग एक्सपर्ट एंड इंस्टीट्यूशन इन 2016 बाय द 13 मेंबर्स ऑफ द यूएनएफसीसी ने भी एक ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव चलाया था। और इसका मिशन भी ये है कि जो भी वर्ल्ड लार्जेस्ट पीटलैंड है उसको प्रोटेक्ट करना। तो आप देख सकते हो कि गाइस ग्लोबल लेवल पे जो भी ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये सारा पीटलैंड है, जो कि क्लाइमेट में जितने भी गैसेस हैं उसको रिड्यूस करने के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डेक्लेरेशन। इंडिया में आप देख सकते हो कि पीटलैंड काफ़ी कम है, क्योंकि जीरो के बराबर ही है एक हिसाब से।
सो गाइस, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अनदर टॉपिक इन वीडियो लेक्चर नंबर 2। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।